Welcome to my channel. So today I am going to teach the 10th chapter of NCERT of class 8 of science. तो आप जो कि है that is reaching the age of adolescence. और मेरे को एक बात बोलना था कि जैसे वीडियोस अगर आपको ये स्क्रीन क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब ये जो भी लिखा हुआ है अगर आपको क्लियरली नहीं दिखता है, तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स दिया हुआ है आप उसको डाउनलोड करके उसके बाद वीडियो सुनोगे, उसके साथ मैच करके। तो मैं जो यहाँ बोल रही हूँ, जो ये लिखा है एग्जैक्ट नोट्स में लिखा रहता है, तो आप उसको मैच करोगे तो आपको यहाँ क्या लिखा है वो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगी कि ये जो लिखा हुआ है उसको मैं और अच्छी तरह से करूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी कोई प्रॉब्लम या कोई भी सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। जैसे कि ये चैप्टर 8th स्टैंडर्ड का है तो ये परफेक्ट एज होता है 8th स्टैंडर्ड को, तो आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ सकते हो। बिकॉज आप ये जो चेंजेस हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, जो एज में हम लोग जा रहे हैं, वो एज जो है वो वही पीरियड के दौरान आता है। 8th स्टैंडर्ड आप उसी फेज पे रहते हो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि आपके बॉडी के अंदर वो चेंजेस हो रहे हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। आपको इस चैप्टर को आप नहीं भी पढ़ो तो आपके बॉडी में क्या चेंजेस हो रहा है आप उसको अगर ध्यान देते हो तो आपका ऑलमोस्ट ये चैप्टर कवर हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले आता है वर्ड एडोलेसेंस। तो इसका मतलब क्या होता है? तो एडोलेसेंस स्टार्ट होता है 11th एज टू 18 to 19। ये टाइम पीरियड है एडोलेसेंस का। तो ग्रोथ जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ग्रोथ तो होगा। तो इस पीरियड के दौरान हमारे बॉडी में कोई भी जो फिज़िकल चेंजेस आते हैं या विच लीड्स टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, उसको हम लोग बोलते हैं एडोलेसेंस। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के लिए जो चेंजेस हमारे बॉडी में फिज़िकल, केमिकल, हार्मोनल चेंजेस जो भी हमारे बॉडी में हो रहे हैं इस पीरियड के दौरान, तो इस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं एडोलेसेंस। एडोलेसेंस को हम लोग टीन पीरियड या टीनेजर पीरियड्स भी बोलते हैं, बिकॉज उसके टीन वर्ड आता है इसके अंदर, दैट इज़ 13। और ये वैरी करता है पर्सन टू। हो सकता है किसी का एडोलेसेंस 12 ईयर्स 13 ईयर्स में स्टार्ट हो, किसी को 10 ईयर्स में भी स्टार्ट हो सकता है, किसी को 11th ईयर में भी स्टार्ट हो, तो वो वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। बट एक स्टैंडर्ड ये मान के चलने के लिए हम लोग मानते हैं फ्रॉम 11th ईयर टू 18 to 19 ईयर्स को एडोलेसेंस पीरियड। अब हम देखेंगे चेंजेस एट द प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी क्या होता है? वो जब प्यूबर्टी पीरियड फेज़ आता है, जब आप रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हो, तो वो जो फेज़ आया वो फेज़ को हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं। इस फेज के बाद आप जो है वो मतलब इस फेज के दौरान आप रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हो। तो चेंजेस एट प्यूबर्टी में कुछ चेंजेस हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आता है। तो सबसे पहला जो चेंज है वो है चेंज इन द हाइट। आप देखोगे कि मैक्सिमम जो ग्रोथ होता है बॉडी का वो ये 11 to 18 to 19 ईयर्स के बीच में ही होता है। आप देखो कोई बॉयज़ या गर्ल्स आपकी क्लास में बहुत शॉर्ट हाइटेड है, बट इस एज के दौरान अचानक उनकी हाइट बहुत ही ग्रोथ कर जाती है। तो ये टाइम पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत ही ग्रोथ होता है। जनरली गर्ल्स जनरली ज़्यादा ग्रो करती हैं फ्रॉम द बॉयज़, बट लेटर बॉयज़ ग्रो करते हैं 18 ईयर्स के आफ्टर 18 ईयर्स। तो और 18 ईयर्स के बाद बॉयज़ हो या गर्ल्स, दोनों का एज एक पर्टिकुलर टाइम पे आके नेग्लिजिबल हो जाता है और ग्रोथ बहुत ही स्लो हो जाता है। तो इंक्रीज इन हाइट का मतलब वही है कि आपकी जो बोन्स होंगे वो लॉन्गर होंगे, लाइक दैट। और तो ये इंक्रीज इन हाइट होता है। तो 18 ईयर्स के बाद चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, दोनों में ग्रोथ रेट स्लोअर हो जाते हैं, किसी में नेग्लिजिबल हो जाते हैं, ऐसा होता है। उसके बाद आप देखोगे चेंजेस इन द बॉडी शेप। तो बॉडी शेप में भी आपके बहुत चेंजेस आएंगे। जैसे जो बॉयज़ हैं उनके शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, उनमें मसल्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड करता है, उनके शोल्डर जो है वो ब्रॉड हो जाते हैं। गर्ल्स के वेस्ट साइज जो है जनरली बॉर्डर होते हैं। तो ये होता है बॉडी शेप में चेंजेस आना। फिर आता है वॉइस चेंज। वॉइस चेंज भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप देखोगे कि जब आप इस एज के दौरान होते हैं तो जो लैरिंग्स होता है यानी कि वॉइस बॉक्स जो हमारा यहाँ होता है वो इनलार्ज होता है। तो
तो ये जनरली बॉयज़ में बहुत ही ज़्यादा होता है, गर्ल्स में बहुत माइन्यूट होता है, बॉयज़ में बहुत ज़्यादा होता है। तो आप देखोगे जो बहुत ज़्यादा इनलार्ज होता है तो यहाँ प्रोट्रूड कर जाता है, बॉयज़ के जो नेक होते हैं यहाँ पे, जिसको हम लोग एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। तो ये जो नेक होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉयज़ लोग का वॉइस जो होता है थोड़ा डीप हो जाता है, बहुत लो पिच का होता है, और गर्ल्स के वॉइस जो होते हैं बहुत ही हाई पिच के होते हैं। तो गर्ल्स के वॉइस बॉक्स उतने ज़्यादा मतलब इलोंगेट या इनलार्ज या डेवलप नहीं करते हैं जितने बॉयज़ के करते हैं। कुछ केसेस में क्या होता है, बॉयज़ के जो अनकंट्रोल हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है, तो उनके वॉइस जो होते हैं बहुत ही हार्श हो जाते हैं। तो ये था कुछ वॉइस चेंज से रिलेटेड। और आप ये सारे जो भी मैं चेंजेस बता रही हूँ, जो भी 8th क्लास के स्टूडेंट्स ये वीडियोस देख रहे होंगे, वो अपने आप को आराम से इससे क्या बोलते हैं टैली कर पाएंगे कि हाँ ये ऐसा होता है या जो भी। फिर डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स के भी डेवलपमेंट होते हैं। सिंस ये एज ही है कि इससे हम लोग रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि डेवलपमेंट होगा सेक्स ऑर्गन्स का। तो जैसे हो गया बॉयज़ में हो गया टेस्टिस हो गया, उनके एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया में जो है वो कम्प्लीटली डेवलप कर जाता है फॉर द सेक्सुअल मैच्योरिटी। गर्ल्स की जो तो होती है वो ओवरी इनलार्ज हो जाती हैं, ओवर मैच्योर हो जाते हैं, और ओवरी जो है वो एग्स को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है एट द प्यूबर्टी स्टेज में। उसके बाद आता है रीचिंग द मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। तो एडोलेसेंस स्टेज देखोगे कि एक तो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस चल रहे हैं, तो उससे भी होता है कि बहुत टाइम लोगों को कोप अप करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत तरह के चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, समझने में प्रॉब्लम होती है। बट ये जो स्टेट है आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हो, और लर्निंग पावर ये पीरियड में सबसे ज़्यादा होता है। अगर कोई चीज़ लर्न करना चाहे तो ये पीरियड बेस्ट पीरियड होता है फॉर द लर्निंग पावर। आप बहुत ज़्यादा थिंक करने लगते हो, अकेले में बैठ के इंटेलेक्चुअली सोचने लगते हो, और अपने आप को इंडिपेंडेंट रखते हो। तो ये कुछ ये इमोशनली बहुत, या तो बहुत स्ट्रॉन्ग वीक। तो इस स्टेज में बहुत ही हार्मोनल, बहुत ही टाइप के हार्मोन्स जो है बॉडी के अंदर रिलीज़ हो रहे होते हैं, बहुत टाइप के फिजिकल केमिकल चेंजेस आ रहे होते हैं। तो इस दौरान जो है मेंटल हुआ, इंटेलेक्चुअल हुआ, इमोशनल मैच्योरिटी आप अटेंड करते हो, और बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर आते हैं। हम लोग देखेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो आप जो लास्ट चैप्टर हम लोग को 9th चैप्टर पढ़ा था, तो 9th चैप्टर में हमने देखा था अबाउट ओवरी एंड टेस्टिस, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि टेस्टिस, ओवरीज जो हार्मोन सिक्रीट करती है, उसके वजह से जो कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आता है, उसको हम लोग कहते हैं। जैसे कि कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि फीमेल और मेल में। तो फीमेल में डेवलपमेंट होता है ब्रेस्ट का, मेमेरी ग्लैंड का यानी कि, और मेल में होता है मुस्टैच, ठीक है, बियर्ड, ठीक है, हो गया। फिर आपके फेशियल्स, हेयर ग्रोथ होना, चेस्ट पे हेयर आना, हेयर का ग्रोथ होता है आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन में। तो ये कुछ सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं, चेंजेस जो आते हैं प्यूबर्टी के स्टेज पे। फिर हम लोग देखेंगे रोल ऑफ हार्मोन। जैसे कि मैंने कहा कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर टेस्टिस और ओवरी के हार्मोन सिक्रीशन की वजह से होता है। तो ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन का रोल क्या है, तो जो सबसे पहले देखेंगे कि हार्मोन रिलीज़ कहाँ से होता है। तो एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एक टाइप का एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट हुआ, सिक्रीट होके टेस्टिस ओवरी को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, ताकि वो रिलीज़ करे हार्मोन, वो हार्मोन रिलीज़ करेगा, और ये जो हार्मोन है वो स्टिमुलेट करेगा प्यूबर्टी के टाइम में चेंजेस, ठीक है। तो ऐसे करके करता है। तो जो हम अब एक वर्ड बोले कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो क्या होता है, हार्मोन क्या होता है, इतना सारा डाउट होगा। तो हार्मोन एक टाइप का केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी के अंदर सिक्रीट होता है बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये जो केमिकल है, सब्सटेंस है, ये जो केमिकल सब्सटेंस है वो हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं।
तो एंडोक्राइन ग्लैंड एक टाइप का ग्लैंड है जो कि डक्टलेस होता है, मतलब ये अपना सिक्रीशन डायरेक्ट बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में करता है और वो जाके डायरेक्ट टारगेट साइट पे, जैसे यहाँ पे ये स्टिमुलेट करेगा ना, जाके प्यूबर्टी चेंजेस जब अकर हो रहे हैं तो जाके टारगेट साइट के ऊपर जाके स्टिमुलेट करके और बॉडी में चेंजेस करवाएगा। तो जो हार्मोन सिक्रीट हुआ, रिलीज हुआ उस एंडोक्राइन ग्लैंड से, तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या हुआ, डक्टलेस ग्लैंड हुआ, ऐसा ग्लैंड जो अपना हार्मोन मतलब जो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में करता है, और वैसे सिक्रीशन को हम लोग बोलते हैं हार्मोन। वो एक टाइप का केमिकल सब्सटेंस होता है और वो ऐसे करके फ्लो करता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हार्मोन होता है, मतलब क्या क्या, जैसे एक तो हम लोगों ने देख लिया टेस्टिस ओवरी, 2 ग्लैंड। तो टेस्टिस जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करता है, ओवरी जो होता है वो एस्ट्रोजन करता है। तो ये जो ओवरी का काम है एस्ट्रोजन का ब्रेस्ट डेवलपमेंट पे, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन रिलीज़ कर रहा है वो जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो टेस्टिस की वजह से आते हैं, और जो फीमेल के हैं वो ओवरी की वजह से आते हैं। ये था रोल ऑफ हार्मोन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। तो कैसे पता चलता है कि अब जो भी बेबी है वो गर्ल है या बॉय है। तो जब यूट्रस के अंदर फीटस होता है और तो इसका टेस्ट एक जो होता है इसको हम लोग एमनियोसेंटेसिस भी बोलते हैं, ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है। तो उस एमनियो फ्लूइड को निकाला जाता है और टेस्ट किया जाता है। तो इसके जानने के लिए क्या होता है, आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मेल है और ये फीमेल है, ठीक है, तो मेल और फीमेल है, तो अगर आप देखोगे कि क्रोमोसोम आप जानते होगे, तो जो मेल होता है उसमें 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई, और जो फीमेल होती हैं उनमें सिमिलर क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज़ एक्स और एक्स। तो अगर जैसे गैमीट, जब मेल जो होता है वो मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है, दैट इज स्पर्म, एंड जो फीमेल होती है फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करती है, दैट इज ओवा। तो जब ये एग के साथ यहाँ पे फर्टिलाइज्ड होगा, अगर ये स्पर्म जो है वो अगर कैरी कर रहा है एक्स क्रोमोसोम और फीमेल के पास तो एक्स ही होगा, नो ऑप्शन, तब क्या बनेंगी, जो चाइल्ड होंगे वो होगी गर्ल। अगर यहाँ पे ये वाई होता, इसके पास तो एक्स ही होगा, नो ऑप्शन, तो ये हो जाता एक्स वाई, तब क्या होता बॉय। तो इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि हम लोग इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं कि मेल जो होती है वो एक्स, मेल जो क्रोमोसोम है वो एक्स वाई है और जो फीमेल क्रोमोसोम है वो एक्स एक्स है। तो एक्स एक्स जब मिलेगा तब गर्ल होगा और जब एक्स वाई क्रोमोसोम मिलेगा तो बॉय होगा। तो मेल में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक्स एंड वाई होते हैं, और फीमेल में सिर्फ एक्स और एक्स ही होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन के लाइफ में जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, जनरली गर्ल्स में 12 to 13 ईयर्स और 11 ईयर्स के बाद रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है। ये जब स्टार्ट होता है तो जैसे कि प्यूबर्टी के टाइम में स्टार्ट हो रहा है, तो वुमेन में क्या होता है कि जब रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हुआ है तो ओवा जो होती है वो मैच्योर हो जाता है और रिलीज़ करने लगता है। जो ओवरी होता है वो ओवा को रिलीज़ करने लगता है जब ओवा मैच्योर हो जाता है। तो जब ओवा रिलीज़ होगा तब जैसे कि मान लीजिए ये यूट्रस है, ठीक है। तो जब ओवा रिलीज़ होता है और ऐसे जाता है तो ये जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है यूट्रस में, तो वो यूट्रस में एक थिक वॉल बन जाता है। तो जब ओवा जाएगा और अगर चांसेस है यहाँ फर्टिलाइजेशन होने का, तब जो है वो जो फीटस है वो फर्टिलाइज होगा एग, और वहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट बनने का और फीटस बनने का चांसेस होता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ है तो जो ओवा रिलीज़ हुआ वो शेड ऑफ हो जाएगा अलॉन्ग विद द ये जो एंड्रोमेट्रियम वॉल, ये जो वॉल बन रहा है इसको हम लोग एंड्रोमेट्रियम वॉल बोलते हैं। इस वॉल के साथ शेड ऑफ हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। तो ये स्टार्ट हो जाता है 12 to 13 ईयर्स में। जो फर्स्ट ब्लीडिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेनाक, और जो सबसे लास्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। तो जनरली ये 12 to 13 ईयर्स से स्टार्ट होता है, 12 to 13 ईयर्स से स्टार्ट होता है और एंड करता है अप टू
45 to 50 ईयर्स तक, इसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज और इसको बोलते हैं मेनार्क। तो ये था रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ साइकिल इन ह्यूमन। अब हम लोग देखेंगे हार्मोन ऑफ अदर सेक्स, हार्मोन अदर देन सेक्स हार्मोन। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें कि हार्मोन जो सेक्स हार्मोन था टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो कि ओवरी और टेस्टिस रेस्पेक्टिवली सिक्रीट कर रहा था। अब अदर हार्मोन देखेंगे तो अदर ग्लैंड भी होगा, तो प्यूटरी के अलावा भी बहुत सारे और टेस्टिस ओवरी के अलावा भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। जैसे कि एक है आपका थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है। इसका काम होता है, जैसे कि आप बहुत सारे डिजीज़, कॉमन डिजीज़ देखे होंगे जो यहाँ पे स्वेलन हो जाता है नेक रीजन में, जिसको हम लोग गोइटर बोलते हैं, वो ड्यू टू थायराइड की क्योंकि वो जो है वो इंसुलिन क्या बोलते हैं आयोडीन के कमी की वजह से होता है। और थायराइड ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट करता है उसको थायरॉक्सिन ग्लैंड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपका आयोडीन। उसके बाद आप देखोगे कि थायराइड ग्लैंड हो गया, उसके बाद आप देखोगे थायरॉक्सिन जो है इंसुलिन को भी स्टिमुलेट करता है, तो डायबिटीज़ को भी कंट्रोल होता है थायराइड। फिर अदर आप आ गया एड्रेलिन जो होता है, वो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो एड्रेलिन हार्मोन सिक्रीट करता है, वो भी बॉडी के बहुत सारे बैलेंसिंग में बहुत चीज़ में हेल्प करता है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, जैसे हो गया थायराइड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ग्रोथ। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रीट करता है, जो हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ होता है वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से होता है। तो ये था हार्मोन अदर देन सेक्स हार्मोन। अब हम अभी तक हमने देखा कि क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में, रिप्रोडक्टिव चेंजेस, मतलब जितने भी चेंजेस फिजिकल केमिकल क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं हमारे बॉडी में, एडोलेसेंस क्या होता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी क्या होता है, कितने टाइप के हार्मोन्स होते हैं, फिर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, तो ये सब हमने देखा। और एक चीज़ मैंने नहीं बताया था आपको कि जो हमारे स्वेट ग्लैंड होते हैं और सेबेशियस ग्लैंड होते हैं बहुत ज़्यादा सिक्रीट करते हैं एडोलेसेंट पीरियड में, जिसकी वजह से हमारे फेस पे एक्ने एंड पिंपल्स होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो सेबेशियस ग्लैंड है वो ऑयल सिक्रीट करता है। तो ये एक छूट गया था। अब हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो एडोलेसेंस पीरियड में इतने फिजिकल और मेंटली चेंजेस हो रहे हैं, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना, तो आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे मेंटेन करोगे, तो सबसे पहले न्यूट्रिशनल नीड्स, जो भी एडोलेसेंट पीरियड के दौरान हमारी न्यूट्रिशनल नीड है उसको फुलफिल करना। पैक्ड फूड्स हो गया, जैसे कि चिप्स, जंक फूड्स हो गए, चिप्स, कुरकुरे, इस टाइप के जितने भी पैक्ड फूड होते हैं वो हमें अवॉइड करना चाहिए खाना ड्यूरिंग द एडोलेसेंट पीरियड। और उससे मतलब जो होता है कि एक्ने और जो पिंपल्स होते हैं उसके होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ड्यू टू द जंक फूड। न्यूट्रिशनल नीड, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक बैलेंस डाइट हमें खाना चाहिए। बैलेंस डाइट क्या होता है, तो जो इंडियन फूड है जिसमें चपाती होते हैं, राइस होते हैं, पल्सेस दाल, लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, ये सब मिला के जो होता है एक बैलेंस डाइट बनता है। मिल्क जो है उसके अंदर इनफैक्ट एक कंप्लीट न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, तो ये सब हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। फिर हो गया जैसे कि आयरन प्रोन जो भी वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि हो गया आपके लीफी वेजिटेबल्स, ये सब हम लोग को जैगरी ये सब इंक्लूड करना चाहिए अपने न्यूट्रिशन में। एंड इन्फेंट्स जो होते हैं उनके लिए उनकी मदर का मिल्क ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें सारे न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होते हैं जो एक चाइल्ड को ग्रो करने के लिए चाहिए। सिंस रिप्रोडक्टिव पीरियड जो ये एडोलेसेंस पीरियड है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ग्रोथ होता है। एंड इट रिक्वायर जो पर्सन होता है वो मेंटली भी ज़्यादा सोचता है, थिंक करता है, तो मेंटली भी मैच्योर हो रहा है, तो उसको ऑब्वियसली जो फूड है वो पूरे बैलेंस और प्रॉपर अमाउंट में चाहिए। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द पर्सन ड्यूरिंग द एडोलेसेंट पीरियड। उसके बाद आता है पर्सनल हाइजीन, क्योंकि सेबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड बहुत ज़्यादा सिक्रीट कर रहे होते हैं, तो जैसे कि फॉलिंग स्मेल ड्यू टू द स्वेट होता है, इचिंग वगैरह होने के चांसेस है, पिंपल्स, तो और बहुत फिजिकल चेंजेस भी आ रहे हैं आपको बॉडी में। तो एटलीस्ट जो है कि एवरी डे टेक अ बाथ वंस, एटलीस्ट ये तो होना चाहिए। पर्सनल हाइजीन, बॉडी की क्लीनेंस मेंटेन करनी चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
थर्ड वन इज़ फिज़िकल एक्सरसाइज। जो यंग है, यंगस्टर है, जो एडोलेसेंस पीरियड में एटलीस्ट उनको आउटडोर गेम्स खेलना चाहिए, वॉक पे जाना चाहिए सुबह शाम टू टेक द फ्रेश एयर। यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ हैव टू गो ऑन अ वॉक फॉर टेकिंग फ्रेश एयर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडोलेसेंस पीरियड में। फिर आते हैं से नो टू ड्रग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंस क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको बहुत इंट्यूशन होगा या फिर आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपको कोई सजेस्ट करेंगे कि टेक ड्रग्स, तो आप रिलीफ फील करोगे, तो उसको बोलना है नो। ड्रग्स जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप जब एडोलेसेंट पीरियड में आप फर्स्ट ट्राई करने के लिए स्टार्ट करोगे, बट वो जो है वो एडिक्शन हो जाएगा एंड इट विल रूइन योर लाइफ अहेड। आपकी हैप्पीनेस, आपकी लाइफ को लॉन्ग टर्म में पूरा बर्बाद कर देता है। फिर हुआ जैसे कि आप पढ़े होंगे HIV वायरस इन्फेक्टेड जो बीमारी है दैट इज़ एड्स, इसके बारे में। ये भी क्या होता है, ये एडोलेसेंस पीरियड में ज़्यादा होने के चांसेस, अगर किसी को हुआ है तो क्या होता है, जो यंगस्टर होते हैं दे टेक ड्रग्स फ्रॉम अ सिरिंज, और एक सिरिंज से दूसरे सिरिंज जो है वो एक पर्सन टू अनदर पर्सन यूज़ करते जाता है। अगर किसी के भी ब्लड इन्फेक्टेड है तो इससे भी क्या है कि दूसरे के ब्लड इन्फेक्ट हो जाएंगे, तो इस और HIV एज होने का कारण होता है, चांसेस होता है। तो इसलिए हम लोग को अपना न्यूट्रिशन नीड्स, पर्सनल हाइजीन, फिजिकल एक्सरसाइज मेंटेन करना चाहिए, प्लस नो टू ड्रग्स से करना चाहिए। तो ये कुछ था। और हाँ, एक HIV एड्स के ऊपर एक पूरा वीडियो है, आप चाहो तो अगर इसको डिटेल में समझो, जो कि आपको अभी काम नहीं आएगा, बट अगर आप इस बीमारी के बारे में अच्छे से समझना चाहते हो तो आप इसके ऊपर एक पूरा वीडियो है, आप चाहो तो चैनल में जाके सर्च करके देख सकते हो। थैंक यू।